हाँ, तो आइए, सुगौली की संधि 1816 में हुआ, जिसके तहत गढ़वाल की मालूम शिमला रानीखेत नैनीताल पर ब्रिटिश सेना का आधिपत्य कायम हुआ और यह क्षेत्र आज भी भारत का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है। आज दूसरा जो शर्त था वो था कि सिक्किम की स्वतंत्रता। ठीक है। दूसरा शर्त सिक्किम की स्वतंत्रता। आज जो सिक्किम भारत का राज्य देखते हैं वो सिक्किम उस समय स्वतंत्र कर दिया गया, अर्थात सिक्किम को अंग्रेजों ने बफर स्टेट बना दिया भारत और नेपाल के बीच। ठीक है। चौथा, ब्रिटिश सेना में गोरखों की अस्थायी नियुक्ति अर्थात सुगौली की संधि के द्वारा ही यह तय हुआ था कि गोरखा जो है वो ब्रिटिश सेना का एक अहम हिस्सा बनेंगे और उस समय से ही ब्रिटिश सेना गोरखों की नियुक्ति करती है। और आज भी जो रॉयल आर्मी ऑफ इंग्लैंड है उसमें आपको गोरखा रेजिमेंट की व्यवस्था है। आज भी गोरखा लोग का एक अलग रेजिमेंट है। इंग्लैंड से आज भी वहां के आर्मी के ऑफिसर नेपाल आते हैं और उसके लिए सैनिकों को कलेक्ट करते हैं और उसको मतलब भर्ती करते हैं। तो ये था सुगौली की संधि। इसका इम्पैक्ट मैंने कहा था कि आज भी ये संधि चर्चा में है। क्यों है? तभी हाल ही में नेपाल ने एक नक्शा जारी किया है। उस नक्शे में उसने कुछ भारतीय क्षेत्रों पर दावा किया। क्या है? भारतीय क्षेत्रों पे उसका कहना है कि अब तो नेपाल चीन के बहकावे में यह भी कह रहा है कि ये सारे क्षेत्र हमारे थे और इस पर गलत तरीके से अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और बाद में वो भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन ये भारत का वास्तव में हिस्सा, तो खैर ये विवाद का ये संधि आज भी चर्चा में है। ठीक है। ये जीएस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी एट प्रेजेंट। भारत नेपाल जो रिलेशन है उसमें ये बड़ा हॉट इशू है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच का संबंध काफी तनावपूर्ण हो गया है। और विशेषकर चीन जो है वो भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में इस बात को काफी जोर शोर से नेपाली जनता के बीच प्रचार प्रसार कर रहा है। तो सुगौली की संधि का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है और यह संधि आज भी चर्चा में बना हुआ है। तो ये था। ठीक है। अब आते हैं हेस्टिंग्स के समय की अन्य घटना। तो अन्य महत्वपूर्ण घटना में क्या था? तृतीय मराठा युद्ध 1817-18। तृतीय मराठा युद्ध, मराठा युद्ध 1817-18। जैसा कि मैंने पूर्व में पढ़ाया है आपको कि तृतीय मराठा युद्ध जो था वो 1817-18 में लड़ा गया और इस युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित होते हैं और युद्ध के पश्चात पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है और मराठा क्षेत्रों पर लगभग अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो जाता है। मराठा राज की गद्दी पर शिवाजी के वंशज प्रताप राव या प्रताप सिंह जो थे उनको बैठा दिया जाता है सांकेतिक रूप से और मराठा प्रदेश अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। इस प्रकार अब यह निश्चित हो गया था कि अंग्रेज भारत में या भारत के अगले या नए शासक के रूप में मुगलों के बाद, ये सवाल था बहुत दिनों तक कि मुगलों के बाद भारत का अधिपति कौन होगा। तो मराठों पर विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने यह साबित कर दिया कि वो मुगलों के वास्तविक उत्तराधिकारी। ठीक है। तो इसका ये इम्पैक्ट था। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण घटना होती है वो है पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन, ये 1817-18 की बात है। यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा। तृतीय मराठा युद्ध और पिंडारियों के दमन में आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी आप जान लीजिए पिंडारी थे कौन। Who is पिंडारी? पिंडारी कौन थे? यदि इस तरह के सवाल होंगे तो आपका जवाब होना चाहिए
कि पिंडारी लूट मार के पेशा। पिंडारी एक ऐसा समूह था जिसमें विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोग शामिल थे और जिनका प्रमुख पेशा लूटमार था। क्या था? लूटपाट। और इनको मराठों या मराठा राज्य का संरक्षण प्राप्त था। मराठा सरदार, ठीक है, पिंडारियों को संरक्षित करते थे। खासकर सिंधिया, होलकर, इन लोगों ने पिंडारियों को संरक्षित किया। पिंडारी क्या करते थे? तो ये मराठा युद्ध के समय में ये मराठा सैनिकों के साथ साथ चलते थे और जिस क्षेत्र के खिलाफ अभियान किया जाता था ये लोग उस क्षेत्रों में जबरदस्त लूटपाट मचा देते थे, आतंक और भय का माहौल पैदा कर देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक तरह से ब्रिटिश मराठा सैनिकों के साथ सहायक सैनिकों के रूप में भी कार्य करते थे, अर्थात पड़ोसी राज्यों में आतंक और दहशत का माहौल पैदा कर देते थे जिससे मराठा सेना को सुविधा होती थी। तो यह था इनका इतिहास। इनके इसी व्यवहार के कारण चूंकि इनका दमन क्यों करना पड़ा, तो खास करके मध्य भारत में और राजपूताना और गुजरात के राज्यों में पिंडारियों ने लूट मार का आतंक मचा रखा था। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने ये महसूस किया कि गुड गवर्नेंस यानी गवर्नेंस के लिए यानी शांति स्थापना के लिए पिंडारियों का दमन करना आवश्यक है और उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया। एक चीज और आप लोग गौर कीजिएगा कि पिंडारियों के दमन में जिस ब्रिटिश सेनापति ने निर्णायक भूमिका अदा किया उसका नाम था कर्नल स्लीमन। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने महसूस किया कि जब तक पिंडारियों का दमन नहीं कर दिया जाता है उत्तर भारत में शांति व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती। कर्नल स्लीमन, शांति व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती और अतः उसने पिंडारियों के खिलाफ कदम उठाया और पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। ठीक है, पिंडारियों के प्रमुख नेता थे जो करीम खां, वालिस मोहम्मद चीतू। पिंडारी नेता करीम खां, वालिस मोहम्मद, करीम खां, वालिस मोहम्मद और चीतू, ये पिंडारियों के प्रमुख नेता थे। और इन सभी लोगों को इसमें दो नेता तो मार दिए गए, एक जो पर करीम खां बचा बाद में उसको एक जागीर देकर बचा दिया गया। तो इस प्रकार पिंडारियों का खौफ पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से कैसे ये घटना जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिंडारियों को किनका संरक्षण था? तो मराठों का। जब पिंडारियों पे अंग्रेजों ने कार्रवाई शुरू किया तो मराठा सरदारों ने इसे अपनी स्वतंत्रता और सम्मान का अपमान समझा। अर्थात जो लोग उनके आश्रित थे, जो लोग उनके संरक्षित थे, उन पर अंग्रेजों का इस तरह का व्यवहार मराठा सरदारों के लिए असहनीय था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दो दो हाथ करने का निर्णय ले लिया और लगे हाथ अंग्रेजों ने मराठों को भी निपटा दिया। तो पिंडारी भी समाप्त और मराठा भी शांत हो गए। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और यूं कहिए कि एक तरह से भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस घटना ने साबित कर दिया कि अब अंग्रेजों का भारत में शासन निर्बाध है। अब ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो उसे चुनौती दे सके। ठीक है, तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग के समय की महत्वपूर्ण। कुछ अन्य बातें भी हुई थी हेस्टिंग्स के काल में, उस पर भी आप लोग देख लीजिए। देखिए अन्य बातें में पहला जो था वो था 1822 का बंगाल का काश्तकारी अधिनियम। 1822 का बंगाल का काश्तकारी अधिनियम,
ये 1822 का काश्तकारी अधिनियम क्या था? तो देखिए, इसके तहत किसानों को जमीन से बेदखली या बेदखल करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जमीन पर रैयतों के अधिकार, जमीन पर रैयतों के अधिकार को सुरक्षित किया गया। ठीक है, ठीक है। जैसा कि मैंने जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत आपको बताया था कि जमींदारी व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। जमींदार को यह अधिकार था कि वह किसानों से राजस्व की वसूली कर सकता है, और यदि कोई किसान राजस्व की वसूली या राजस्व देने में आनाकानी करता है तो उसे जमीन से बेदखल कर सकता है। लेकिन जमींदारों को यह अधिकार जब प्राप्त हुआ तो भारत में, खासकर बंगाल में, बहुत से रैयत, जमींदारों ने षड्यंत्र कर करके रैयतों को एक तरह से जमीन से बेदखल कर दिया। बहुत से किसान भूमिहीन हो गए। परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। कौन खेती करेगा? वैसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने, खास करके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, इस गंभीरता को समझा और 1822 के काश्तकारी अधिनियम के द्वारा उसने यह निश्चित किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रैयतों को उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था। अगला कार्य, तो इसने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, वो था प्रेस से प्रतिबंध को हटाया। अगला महत्वपूर्ण कार्य इसने क्या किया? प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त किया। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में भारतीय प्रेसों पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। मैं यहाँ पे बस इतना ही बताऊंगा, जब मैं भारत में समाचार पत्रों का विकास पढ़ाऊंगा उस दौरान मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वो प्रतिबंध क्या थे, क्यों लगाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही। तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल। इसके बाद जो है वो लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो गवर्नर जनरल बनकर आता है भारत में, उसका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। 1820 से 1828। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1800 है। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की जो सबसे बड़ी घटना थी उस पर आपको गौर करना है, ताकि जो आपके लिए जरूरी है उन बातों को ही जानिए। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824-26। पहला घटना, प्रथम आंग्ल वर्मा 1824-26। ठीक है, अंग्रेजों और बर्मा के बीच 1824-26 में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का परिणाम जो होता है, परिणाम बर्मा की हार। परिणाम स्वरूप यादम्बू की संधि। कौन सी संधि? यादम्बू की संधि। किसके बीच? तो अंग्रेजों और बर्मा के बीच यादम्बू की संधि। क्या हुआ फायदा अंग्रेजों को? तो असम, केचर, समझ रहे हैं, इत्यादि क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार कायम हुआ। असम, केचर इत्यादि पर अंग्रेजों का एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, कहने का है, कभी आपने देखा कि सुगौली के संधि के द्वारा बहुत से क्षेत्र भारत में सम्मिलित हुए, यादम्बू के संधि के द्वारा सम्मिलित हुए, आगे भी कुछ
संधियां होंगी जिसके द्वारा भारत के क्षेत्रों में इजाफा होता है, और अंग्रेज जब भारत से बाहर जाते हैं तो ये क्षेत्र भारत की सरकार को सौंप कर चले जाते हैं। तो एक सवाल आता है, जब पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक सवाल आता है कि क्या यह सही है कि अंग्रेजों ने भारत का वास्तविक रूप से एकीकरण किया था, या भारत के एकीकरण में अंग्रेजों की भूमिका। ये सब बातों को आपको उसमें जानना होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक द एंड करते हैं। अगला क्लास में फिर ऐसे हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू, धन। ठीक है।